Welcome with the chapter of 8th class which is chapter first that is crop production and management। इस चैप्टर में हम सबसे पहले इन तीन के बारे में समझेंगे कि ये जो चैप्टर है ये पूरा इन तीन वर्ड्स पे क्या है, पूरा डिफाइंड है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्रॉप क्या होता है, क्रॉप के डेफिनेशन के बारे में एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके मैनेजमेंट के बारे में कि जब क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड आफ्टर द प्रोडक्शन हम क्रॉप को किस तरीके से क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर्स की तरफ। और सबसे पहले जो चैप्टर की शुरुआत है वो हम इस टॉपिक से करेंगे, दैट इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बट बिफोर गोइंग टू द चैप्टर वी जस्ट नो अबाउट सम हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर किस तरीके से डेवलप हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक स्टोरी बता रखी है कि टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। पीपल जो थे वो क्या थे, नोमैडिक थे एंड दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर। ठीक है, नोमैडिक कौन होते हैं, जिनके पास अपना एक पर्टिकुलर खुद का घर नहीं होता है और वो खाना नहीं बना सकते, तो इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर क्या होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो नोमैडिक को हिंदी में घुमंतू कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इनको मिल जाता था प्लांट से, बट धीरे धीरे इन्होंने अपना पेट भरने के लिए एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और बाई चांस इनके साथ क्या हुआ, ये जो फ्रूट्स खाते थे उसको इन्होंने क्या किया, स्पिट कर दिया। उसका बीज जो होता था, सीड होता था या स्पोर्स जब ज़मीन में गिर जाता था तो इन्होंने देखा कि अरे ये तो जो मैंने फ्रूट खाया था वही क्या हुआ, सेम प्लांट वहाँ पे उग गया है और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स भी लग गए हैं। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे उनके अंदर टेक्निक आ गई कि जो हम सीड या बीज को क्या करते थे, ऐसे फेंक देते थे, वो किस तरीके से हमारे बेनिफिशियल हमारे लिए हो सकता है। क्यों ना हम उस सीड को उस प्लांट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अंडर द सॉइल उसको हम क्या करें, डीप सॉइल में क्या करें, उसकी सोइंग कर दें और हमें फिर एक नया प्लांट जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, एग्रीकल्चर की क्या हुई, खोज हुई और लोगों ने खेती करना सीख लिया। पहले लोग फ्रूट्स खा के ऐसे फेंक देते थे, अब उस बीज का इस्तेमाल होने लग गया। तो इसके बाद हम सबसे पहला हमारा जो डेफिनेशन आता है वो आता है क्रॉप के बारे में। क्रॉप का डेफिनेशन क्या होता है, ये एक तरह का प्लांटिंग पैटर्न होता है इन अ लार्ज स्केल एट अ वन प्लेस। ठीक है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, तो हम इसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ठीक है, क्रॉप जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, सीरियल हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, फ्रूट हो सकता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न, कि किस सीज़न में क्या उगाना है। कुछ सीज़न में सीरियल्स उगाए जाते हैं, कुछ सीज़न में वेजिटेबल उगाया जाता है और कुछ सीज़न में फ्रूट्स उगाया जाता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द इंडिया। एंड इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे एंड रेनफॉल जो है वो इंडिया में प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है। तो उसके बेसिस पे हमारे पास दो तरह के क्रॉप्स आते हैं। ठीक है, वो क्रॉपिंग पैटर्न हमें पढ़ना है। तो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, दो जो ब्रॉड कैटेगरी हैं क्रॉप्स के वो ये हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। इस आपके जो ये चैप्टर है इसमें सिर्फ आपको ये इतना डिफरेंस दिया है। बेसिकली इसमें 3 डिफरेंस आएंगे इन ईच, खरीफ एंड रबी में। ठीक है, बट आपको क्या याद करना है उसका एक मैं और एक्स्ट्रा चार्ट भी दे दूंगी रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स में। तो बेसिकली आपको एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है, दीज क्रॉप्स आर सोन इन अ रेनी सीजन। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था क्रॉप्स पे एंड सॉइल पे, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से खरीफ क्रॉप को हम रिलेट कर सकते हैं विद खीरा। ठीक है, खीरे में बहुत पानी होता है तो खरीफ क्रॉप भी उसी सीज़न में उगाया जाता है जिस सीज़न में बहुत पानी होगा। तो वो सीज़न कौन सा होता है, दैट इज़ द रेनी सीज़न। दीज आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, और ये रेनी सीज़न में क्या किया जाता है, इसकी सोइंग रेनी सीज़न में होती है। टाइम पीरियड इसका दे रखा है आपको जून टू सितंबर, क्योंकि बारिश का मौसम यही होता है। और इसमें कौन कौन से मेन क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो ये रहे। जस्ट इसका अपोजिट जो है वो आपको किस में याद करना है, रबी क्रॉप्स में आपको याद रखना है।
अब जो रबी क्रॉप्स होता है ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। ये कब उगाया जाता है, ये विंटर सीजन में उगाया जाता है और इसका जो टाइम पीरियड है वो अक्टूबर टू मार्च है। इसमें कौन कौन से क्रॉप्स की प्लांटिंग की जाती है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया खरीफ क्रॉप्स में एंड रबी क्रॉप्स में। एक आपको सामने क्लिप भी दिख रहा है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स में एक्स्ट्रा डिफरेंसेस भी आपको दिख जाएंगे, बट जो बेसिक मेन डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है आपका रबी क्रॉप में और खरीफ क्रॉप में। अब हम चलते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है आपके बुक में। कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पुराने समय से जो फार्मर्स हैं जब कल्टिवेशन करते हैं क्रॉप का तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, और इन सब एक्टिविटी को करने के लिए चाहे आप किसी गार्डनर को देख लो या आप अपने घर में कोई गमले में प्लांट लगा रहे जिसे हम ऑर्नामेंटल प्लांट बोलते हैं, इन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या चाहिए, प्रैक्टिसेस पता होने चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, एक प्रोटोकॉल हम अपनाते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल हम अपनाते हैं, एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसके थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जिसे हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्रैक्टिसेस की तरफ। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर दोज प्रैक्टिसेस या प्रोटोकॉल जो हम फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो आपके ये 7 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसमें टोटल जो 7 आपकी क्या हैं प्रैक्टिस हैं वो ये है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना है आपको पहले, फिर जब सॉइल प्रिपेयर हो जाएगा तो आपको सोइंग करना है, उसके बाद आप जब सो कर दोगे यानी बीज उसमें डाल दोगे तो यू हैव टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब जब ये भी कर दिया आपको क्या करना होगा, उसकी सिंचाई करनी होगी जिसे हम इरिगेशन बोलते हैं। इरिगेशन करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने फार्म को वीड से यानी अनवांटेड प्लांट्स जो आ जाते हैं हमारे फार्म में उससे आपको अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करना होगा। उसके बाद जब क्रॉप पक जाता है तो हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं यानी कटाई करते हैं। और कटाई करने के बाद भी हमने जब इतनी मेहनत की, इतने 6 स्टेप्स को फॉलो किया, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अपने क्रॉप को स्टोर करना है, इंसेक्ट फ्री रखना है, पेस्ट फ्री रखना है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में पढ़ेंगे। चलते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपको क्या याद रखना है, आपके एग्जाम में क्या आता है कि हमें सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने का एक ही मेथड होता है, टू लूजन द सॉइल, सॉइल को हमें लूज़ करना है बाय द प्रोसेस ऑफ प्लफिंग या टिलिंग। एंड लूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो आपके इस चैप्टर में आएंगे, जो आपके एग्जाम में आते हैं कि उसके सिग्निफिकेंस लिखो, ठीक है। तो इसको एक बार डिक्टेट कर लेते हैं कि द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन of the most important task in the agriculture is to turn the soil and loosen it. This allow the root to penetrate. पहला सिग्निफिकेंस देखो आपका ये आ रहा है कि अगर हम लूज़ कर देते हैं सॉइल को तो क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अंदर तक क्या हो जाएंगे, पेनिट्रेट हो जाएंगे इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर तक चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा सिग्निफिकेंस आपको क्या दिख रहा है, द लूज सॉइल्स, ठीक है। दूसरा सिग्निफिकेंस आपको क्या दिख रहा है कि द लूज सॉइल्स अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ। अगर सॉइल क्या होगा, लूज होगा, भुरभुरा होगा तो क्या होगा, रूट आराम से ब्रीथ कर सकता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस उसके अंदर आसानी से हो सकता है। ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, जब वो बहुत सॉइल के अंदर चले जाएंगे तब भी वो ब्रीथिंग प्रोसेस उनकी अच्छे से होती रहेगी। तीसरा बेनिफिट आता है कि द लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ये जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कौन, अर्थवर्म और ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं लाइक राइजोबियम हो गया, ठीक है, और कुछ एल्गी हो गए, कुछ लाइकन हो गए, कुछ फंगस हो गए, ये जो होते हैं ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या अर्थवर्म हो गए, ये उसी लूजन सॉइल के अंदर अच्छे से ग्रो करते हैं और एक नेचुरल मैन्योर जो होता है वो क्रॉप को प्रोवाइड करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड टू द फार्मर। कौन से ऑर्गेनिज्म, ये जो हमने पढ़ा, कौन से, एक अर्थवर्म और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़ा, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये फ्रेंड होते हैं फार्मर्स के।
एंड दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो है ये दोबारा से, एक तो हम उस प्रोसेस से, टिलिंग प्रोसेस से क्या करते हैं, उसको टर्न कर देते हैं सॉइल को, और दूसरा हमें ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी हेल्प करते हैं फर्दर टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल, और उसमें क्या करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनको सड़ा गला के क्या करते हैं, उसके अंदर ह्यूमस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेज दैट द सॉइल कंटेन मिनरल्स वाटर। ठीक है, सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, मिनरल होता है, ठीक है, वाटर होता है, एयर होता है, और कुछ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, और इसके साथ साथ इनमें कुछ डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स भी होते हैं, जो क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, यानी सड़ जाते हैं बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। लाइक अभी हमने पढ़ा अर्थवर्म हो गया, राइजोबियम हो गया, फंगस हो गया, एल्गी हो गया, ये इनको सड़ा के क्या करते हैं, इनके अंदर ह्यूमस को ऐड कर देते हैं। इन दिस वे द वेरियस न्यूट्रिएंट ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, एंड इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट होता है वो प्लांट क्या करता है, थ्रू द रूट अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, आपने अगर सॉइल प्रोफाइल पढ़ा होगा तो सॉइल प्रोफाइल का जो ए प्रोफाइल होता है, एक तो ह्यूमस आता है, उसके नीचे जो ए होराइजन होता है, यही जो होता है ये क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, यहीं पे सारे ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल जो होता है, ये जो होता है ये टॉप लेयर ऑफ सॉइल तक ही किया जाता है, और वहीं से प्लांट को जो होते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट का जो फुलफिलमेंट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप। कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो टीलिंग एंड प्लफिंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग एंड प्लफिंग। ठीक है, दिस इज़ डन बाय द प्लफ। इसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो होता है प्लफ। ठीक है, हम प्लफ का इस्तेमाल करते हैं। प्लव्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। ये किसका बना होता है, या तो ये वुड का बना होगा या आयरन का बना होगा। एंड इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल क्या होगा, बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, तो बिफोर प्लफिंग इसमें क्या की जाती है, इसमें वाटरिंग कर दी जाती है। ठीक है, द प्लव्ड फील्ड में हैव अ बिग क्लम्स ऑफ सॉइल। इसमें बड़े बड़े सॉइल के क्लम्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट द क्रम। ये आपके एग्जाम में आएगा, व्हाट इज़ क्रम्स। ठीक है, तो क्रम को क्या है, तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिफोर सोइंग, तो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। इन क्रम्स को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड जब ब्रेक हो जाता है तो फील्ड की क्या की जाती है, लेवलिंग की जाती है थ्रू द लेवलर। ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे, जिसमें आपका जो ये पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे। ठीक है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसमें पढ़ेंगे कि प्लफिंग के दौरान हमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ प्लफ हो। ठीक है, और एक कल्टीवेटर आता है। नेक्स्ट आता है प्लफ। प्लफ क्या होता है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम इसे हल कहते हैं। इट इज़ बीइंग यूज्ड सिंस द एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल एंड एडिंग द फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए एंड टिलिंग ऑफ सॉइल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। एंड दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड। ये जो होता है ये वुड का बना होता है। ठीक है, एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल। इसको पेयर ऑफ बुल जो है वो उसको खींचते हैं। हॉर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कैमल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर क्या होता है, एक आयरन स्ट्रिप होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका नाम होता है प्लफ शेयर। इसे हम प्लफ शेयर बोलते हैं। और जो मेन पार्ट होता है प्लफ का वो क्या होता है कि लॉन्ग स्टॉक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लफ शाफ्ट। ठीक है, प्लफ शाफ्ट के पास एक हैंडल होता है। ठीक है, एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और ये जो होता है ये अटैच्ड होता है बुल के नेक से। ठीक है, और जो बुल है इस तरीके से फिर उसको क्या करता है, ऐसे यहाँ पे इस नेक में, बुल के नेक में इसको लगा दिया जाता है, और बुल जो होता है फिर पुलिंग का प्रोसेस आगे की तरफ उसका करता है। ठीक है, डायग्राम में आपको दिखा रखा है यहाँ पे, दिस इज़ द प्लफ शेयर। ये जो होता है ये प्लफ शाफ्ट होता है, और ये जो एरिया होता है इसको क्या किया जाता है, इसको बुल के साथ ऐसे स्टिक
कर दिया जाता है, यहाँ पे लगा दिया जाता है। फिर बुल क्या करता है, इसका पुलिंग प्रोसेस आगे की तरफ करता है। नेक्स्ट आता है आपका हो, ठीक है। हो में क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग द वीड। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पीछे मैचिंग आएगा कि हो का इस्तेमाल क्यों होता है, तो याद रखना इसे रिमूविंग वीड्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है, या फिर सॉइल को लूज़ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड, ये वुड का एक लॉन्ग रोड होता है, इसी तरीके से लंबा होता है, ठीक है। और या आयरन का भी एक लंबा रॉड हो सकता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, थोड़ा चौड़ा होता है, और इसकी जो प्लेट होती है वो बेंड होती है, जो आयरन की बनी होती है। इसको एक बार पिक्चर के साथ देख लेते हैं। सी दिस इज़ अ हो, और इसका जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है, रॉड का या वुड का बना होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये जो मेन पार्ट होता है, ठीक है, दिस इज़ द मेन पार्ट, जो किसका बना होता है, आयरन प्लेट का बना होता है, जो थोड़ा बेंड होता है, ठीक है। और यही जो होता है ये क्या होता है, फिर ये सॉइल के अंदर जाएगा, और सॉइल में जहाँ जहाँ जाएगा वो क्या करेगा, अगर वहाँ पे कोई भी वीड, एक्स्ट्रा वीड दिखेगा उसे, तो ये वीड्स को क्या करेगा, हटा देगा, उसको अपरूट कर देगा, ठीक है। और जो भी इसको सॉइल पार्टिकल्स दिखेंगे यहाँ पे, उसको ये क्या करेगा, उसको ये लूज़ करने का काम भी कर देगा। नेक्स्ट आपका जो इम्प्लीमेंट आता है दैट इज़ अ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, एक तरह का हल, यहाँ पे इस तरीके से हल लगा हुआ होता है, जो क्या होता है, जिसमें हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये एक ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर होता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर, ये क्या करता है, एक तो लेबर सेव कर देता है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रैक्टर से ये काम जो होता है प्लफिंग का बहुत ईजी हो जाता है, और टाइम भी सेव हो जाता है, ठीक है, आधे घंटे में पूरा जो फील्ड है वो प्लफ हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सोइंग, ठीक है। अब हम सोइंग की तरफ बढ़ते हैं। देखो सोइंग के लिए हम क्या पढ़ेंगे कि जो सोइंग प्रोसेस होता है, सोइंग मीन्स बीज को बोना। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप एंड प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग हमें क्या करना होता है, गुड क्वालिटी का और क्लीन और हेल्थी सीड जो है वो सेलेक्ट करना होता है, ताकि हमारा जो हम खेत में बीज बो रहे हैं उसकी यील्ड कैपेसिटी जो हो वो क्या हो जाए, हाई हो जाए। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। आपने देखा होगा जब हम चावल को धोते हैं, गेहूं को धोते हैं, तो जो भी डेड एंड पार्टिकल्स होते हैं या बेकार सीड होते हैं, वो लाइटर जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर तैरने लगते हैं, और जो हैवियर पार्टिकल होते हैं, हेल्दी पार्टिकल होते हैं, वो नीचे क्या हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। तो बिफोर सोइंग हम क्या करते हैं, जितने भी क्या हैं डैमेज्ड सीड हैं, जितने भी डैमेज सीड्स हैं, दे बिकम हॉलो, वो अंदर से क्या हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। एंड आर दस लाइटर, जिसकी वजह से वो हल्के बन जाते हैं। तो बीज को पहले धोया जाता है, पानी में भिगोया जाता है, और वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा। तो उन सीड्स को हम हटा देते हैं क्योंकि वो बेकार होते हैं। तो दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड सीड एंड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वन। ये एक तरीका और होता है, घरेलू तरीका होता है कि हम किस तरीके से सीड को छांट सकते हैं। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है बिफोर सोइंग, ठीक है, जिसे हम ट्रेडिशनल टूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग द सीड इज़ द शेप ऑफ फनल। फनल के शेप में क्या होता है, एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सीड्स को भर दिया जाता है, और बैल, ये जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे फनल लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो बैल है ये आगे की तरफ जब जाएगा, तो ये जो फनल है इसमें इस तरीके से क्या होता है, ऐसे करके कीप लगा होता है, ठीक है। और यहाँ से सीड जो है वो नीचे गिरता जाएगा सॉइल की तरफ, और जैसे जैसे ये जो बुल है ये आगे की तरफ जाएगा, तो सीड्स भी क्या होंगे, आगे की तरफ फील्ड में चलते जाएंगे, गिरते जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो टूल है वो हमारा क्या है, इसमें एक हम फनल का इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, जैसा मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, पास डाउन थ्रू द 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, आप पिक्चर में देख सकते हो। दीज एंड पर्स इनटू द सॉइल, ये सॉइल के अंदर पर्स हो जाते हैं, एंड जहाँ जहाँ बुल उसको खींचता जाएगा वहाँ वहाँ सीड जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल आता है सीड ड्रिल, ठीक है। सीड ड्रिल इट इज़ यूज सोइंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर। उसी तरीके का होता है बट इसमें हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, आप पिक्चर में ध्यान से देख सकते हो। इट इंश्योर द सीड्स
गेट कवर्ड बाय द सॉइल। इसमें बहुत अच्छी श्योरिटी होती है कि एक बार सीड अगर अंदर चला जाएगा तो वो जो होगा वो सॉइल से कवर हो जाएगा आफ्टर सोइंग, ठीक है। आपको बीज जो है वो ऊपर नहीं दिखेगा। अगर बीज ऊपर रह गया तो उसको क्या है, बर्ड्स क्या करेंगे, उसको खा सकते हैं, ईटन अवे बाय द बर्ड। इसमें क्या होता है, सीड ड्रिलिंग के थ्रू क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और वो अंदर चले जाते हैं सॉइल के। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, जैसे कि आपने कल्टीवेटर में पढ़ा था। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो सीड होता है उसको एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस में क्यों डाला जाता है। सपोज़ आपने क्या किया, एक सीड को यहीं पे बहुत सारे आपने क्या किए हैं, सीड्स को एक ही जगह पे आपने बहुत सारे सीड्स को क्या किया है, पोर कर दिया, ठीक है। अब ये जो सीड्स हैं इनके अंदर क्या होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन किसको लेकर होगा कि भाई मुझे क्या नहीं मिल रहा, मुझे सनलाइट नहीं मिल रहा, ठीक है, मुझे वाटर नहीं मिल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा। तो क्या होगा, इन सब में कंपटीशन होगा और बहुत सारे सीड्स जो होंगे वो इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी सीड्स हैं उनको अप्रोप्रिएट डिस्टेंस में ही क्या करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स का ओवर क्राउडिंग ना हो। अगर ओवर क्राउडिंग होगा तो उनको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ग्रोथ करने के लिए वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। सो दिस अलाउ प्लांट्स टू सफिशेंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर फ्रॉम द सॉइल। इसलिए हम परफेक्ट डिस्टेंस में उसको क्या करते हैं, बोते हैं बीज को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। देखो मैन्योर और फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने अब पूरा बीज बो दिया है तो उसको पोषण भी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट भी चाहिए, और ये न्यूट्रिएंट उसको सिर्फ दो चीज़ों से मिलेगा। वो मिलेगा एक तो मैन्योर से और एक फर्टिलाइज़र से। वैसे तो सॉइल क्या करता है, सप्लाई करता है मिनरल एंड न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स, बट दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। बट कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप को दोबारा से क्या करते हैं, उसी सेम फील्ड में ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। फील्ड को क्या किया जाता है, अनकल्टिवेटेड नहीं रखा जाता है, उसमें बार बार मतलब फील्ड वो खाली रहता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका न्यूट्रिएंट यूज्ड अप होता रहता है बाय द प्लांट। तो एक बार अगर हमने फील्ड में क्रॉप को क्या किया, ग्रो किया, फिर हमने दोबारा से ग्रो किया, करते गए फील्ड को ऐसे नहीं छोड़ा, तो उसका जो न्यूट्रिएंट है दोबारा से रिप्लेनिश नहीं हो पाता, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि हम लैंड का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप की वजह से क्या हो जाता है, इट मेक द सॉइल पुअर ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। हमने बार बार उस सॉइल का इस्तेमाल किया और उसका सारा न्यूट्रिएंट ले लिया, किसने, जितने भी हमने क्रॉप्स उगाए थे। तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल जो होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। अब इस न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए फार्मर क्या करता है, दो चीज़ें करता है, या तो वो मैन्योर ऐड करेगा या फिर वो फर्टिलाइज़र को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। और अगर हम अपने फील्ड में, सॉइल में अच्छे से प्रॉपरली मैन्योरिंग उसकी नहीं करेंगे तो प्लांट्स जो उगेंगे वो कैसे होंगे, वो वीक होंगे, ठीक है। तो मैन्योर के बारे में हम पढ़ते हैं। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से बनता है। फार्मर क्या करता है, जितने भी प्लांट और एनिमल वेस्ट होते हैं उसको एक जगह पे क्या करता है, वो डंप कर देता है किसी पिट में, गड्ढे में, एट ओपन प्लेस, एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। उसको क्या करता है, अलाउ करता है कि वो सड़ जाए, गल जाए। तो डिकम्पोजिशन जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवॉर्म, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट में अर्थवॉर्म भी ऊपर से डाल दिया जाता है। सो द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, और इसको एक खाद के फॉर्म में किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रोसेस को बनाने के लिए हम वर्मी कंपोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसे वर्मी कंपोस्टिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं फर्टिलाइज़र क्या होता है। फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये केमिकल्स होते हैं विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मैन्योर में आपको हर तरह का न्यूट्रिएंट मिलेगा, बट फर्टिलाइज़र में क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ही मिलेगा,
ठीक है। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइज़र आर यूरिया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट, पोटाश, ठीक है। एनपीके फर्टिलाइज़र हो गया, एनपीके की फुल फॉर्म आती है एन फॉर नाइट्रोजन, P for phosphorus and K for potassium. So the use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy, maize, ठीक है। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन लोगों ने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो गया, ठीक है। तो जो भी लेस फर्टाइल सॉइल होता है उसमें क्या करते हैं, ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर देते हैं। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, बट क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र क्या होगा, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, दे आर द केमिकल्स। तो अगर ये केमिकल कहाँ चले जाएंगे, वाटर में चले जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। तो ये किसका डिसएडवांटेज है कि फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizer with organic manure. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फर्टिलाइज़र की जगह पे ऑर्गेनिक मैन्योर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमने इसके जो हानिकारक प्रभाव है वो नहीं देखे हैं। तो ज़्यादातर हमें कहा जाता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट इज थ्रू द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, मैंने भी आपको बताया कि उसमें सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, या तो मैन्योर ऐड करते हैं या फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। बट एक और मेथड है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। मतलब आपने क्या किया है, एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स को अल्टरनेटली आपको उगाना है। जैसे आपने क्या किया, फार्मर इन द नदर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन। एक सीजन में इन्होंने लेग्यूम्स उगा दिए। लेग्यूम किसको कहा जाता है, दाल को कहा जाता है। एंड जब उन्होंने दाल का हार्वेस्टिंग कर लिया, दाल की कटाई कर ली, तो नेक्स्ट सीजन में उन्होंने वीट को उगा दिया। क्योंकि जो दाल होते हैं उनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन्होंने सॉइल में से सारा नाइट्रोजन ले लिया। बट वीट को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती नाइट्रोजन की, तो जितने सीज़न तक वीट रहेगा, सपोज 4 महीने 5 महीने तक वीट उस खेत में उगा रहेगा, तो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी हो गई थी दाल की खेती में, वो दोबारा से क्या हो जाएगी, रिप्लेनिश हो जाएगी। तो इस तरीके से जो अल्टरनेट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप होता है वो क्या करता है, सॉइल के अंदर जो पहले वाले खेत में मिनरल यूज़ हो गया है वो नेक्स्ट खेत में क्या होता है, नेक्स्ट क्रॉपिंग मेथड में क्या होता है, रिप्लेनिश हो जाता है। तो फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। दिस प्रैक्टिस मीन्स क्रॉप रोटेशन, उनको ज़्यादा कहा जाता है कि वो इस्तेमाल करें। इन द प्रीवियस क्लासेज, यानी आपने 7th में क्या पढ़ा है, यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी मैंने इसका जिक्र भी किया था। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं, लेग्यूम प्लांट वो प्लांट होते हैं जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं। तो उनके रूट्स में आपको ऐसे करके गोल गोल नोड्यूल्स दिखेंगे, ठीक है। अगर ये रूट्स है, दिस इज़ रूट, तो आपको ऐसे करके नोड्यूल्स दिखेंगे रूट्स में, और इन्हीं नोड्यूल्स में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिजाइड करते हैं। और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, रूट्स में फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। और रूट से फिर वो नाइट्रोजन कहाँ जाता है, प्लांट्स में जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन जो है सारा सॉइल से ही मिलता है। अगर वो लेग्यूम प्लांट है और उस लेग्यूम प्लांट्स में ऐसे नोड्यूल्स बने होते हैं, तो ये नोड्यूल्स क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन्स क्या करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं, और सीधा डायरेक्ट प्लांट को भी दे देते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको डिफरेंस दे रखा है फर्टिलाइज़र और मैन्योर में, ये आपको याद करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है फर्टिलाइज़र जो होता है वो मैन मेड होता है, मैन्योर जो होता है ये नेचुरल सब्सटेंस से बना होता है, और डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल एंड क्या होता है, काउ डंग से, ये कैटल के डंग, प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनसे ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, इट प्रोवाइड ह्यूमस। फर्टिलाइज़र, लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो फर्टिलाइज़र हैं ये क्या होता है, दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक स्पेशल न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड पोटेशियम हो गया। बट वही आप मैन्योर के केस में देखोगे तो दे आर रिलेटिवली
लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, इसमें बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो एडवांटेज ऑफ मैन्योर है, मतलब मैन्योर को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट एडवांटेज आपको ये कह रहा है कि इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दूसरा, इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम वेरी ईजी। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी कि अर्थवर्म हो गए, माइक्रोब्स हो गए, एंड इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज़ अ इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, हमने जब क्रॉप का प्रोडक्शन कर लिया, उसका कल्टीवेशन कर लिया, तो अब उसे पानी चाहिए, ठीक है। तो इरिगेशन क्या होता है, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। तो इसी तरीके से प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होता है। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स एंड अलॉन्ग विद वाटर, ये क्या करते हैं, रूट से कुछ मिनरल्स भी ले लेते हैं, फर्टिलाइजर से भी मिनरल्स को ले लेते हैं, ठीक है। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर एंड वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जो भी जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, सीड का जो जर्मिनेशन प्रोसेस होता है ये बिना पानी के नहीं होता है, ठीक है। इट doesn't take place under any dry condition. Nutrient dissolved in water are also transported with the help of the plant, ठीक है। So water is necessary after the sowing of the crop. Next आता है water also protect the crop from हॉट एयर करंट। अगर मान लो लू चल रहा है, बहुत गर्म हवा चल रही है, तो उससे भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप इज़ ऑल्सो नेसेसरी एंड फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली, टाइम टू टाइम उसको वाटर करना पड़ेगा। तो इरिगेशन का डेफिनेशन क्या होगा, इरिगेशन का डेफिनेशन होगा कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप ऑफ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इसको हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन जो है वो सीज़न टू सीज़न चेंज होता रहता है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। कुछ क्रॉप को, जैसे कि पैडी जो हो गया, उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो मैनी क्रॉप नीड मोर वाटर। एंड इरिगेशन का पैटर्न एंड फ्रीक्वेंसी वो और किस पे डिपेंड करता है, सॉइल टू सॉइल में। जैसे कुछ सॉइल जो होते हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जैसे चिकनी मिट्टी हो गया, क्ले सॉइल हो गया, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। इन समर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ ऑल्सो वेरी हाई, क्योंकि समर में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्रॉप होता है बहुत ज़्यादा पानी मांगता है। अब हम चलते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की तरफ। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में हम ये पढ़ेंगे कि मेन जो इरिगेशन है उसके लिए हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो पहला जो आपके पास आता है दैट इज़ अ वेल, ठीक है। फिर ट्यूबवेल आते हैं, पॉन्ड, ये आर पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल, ये कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमें इरिगेशन के लिए पानी मिल सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में आएगा कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि कौन कौन से मेथड हैं। द वाटर अवेलेबल इन द वेल या लेक है या फिर कोई कैनाल हो गया, उसमें हमें पानी निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना पड़ेगा विद द मेथड इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। फील्ड तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब में से पानी को निकाल कर फील्ड तक ले जाना पड़ेगा। तो इसका हम इस्तेमाल या तो हम कैटल का इस्तेमाल करते हैं या ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल किया जाता है पानी को निकाल कर फील्ड तक ले जाने के लिए। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, जैसे कि पुले सिस्टम हो गया, ठीक है, और एक हैगा चेन पंप। आप इसका डायग्राम जो है वो देख सकते हो। ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है। एक आता है ढेकली, दूसरा है रहट, ठीक है। इसको लीवर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। ढेकली का आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम, ठीक है। इसमें एक तरीके से क्या किया जाता है, पानी को कुएं से निकाला जाता है। और चेन पंप आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें क्या होता है, अपने आप पानी निकलेगा और फील्ड तक चला जाएगा, इसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और तीसरा आपको रहट दिख रहा है, जिसमें क्या होता है, लेबर की ज़रूरत होती है और इसमें देखो एनिमल लेबर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं पिक्चर ड्रॉ करके, और आपको इनका नाम याद होना चाहिए। मोट, ठीक है, धेकली,
रहट और चेन पम्प। ये जो थे ये सारे क्या थे, ये ट्रेडिशनल मेथड्स थे किसके, इरिगेशन के। अब हम चलते हैं कुछ मॉडर्न मेथड्स की तरफ। मॉडर्न मेथड में एक तो आपका स्प्रिंकल मेथड आता है। स्प्रिंकल मेथड आपने अपने स्कूल के गार्डन में देखा होगा। उसमें क्या होता है, एक पाइप लगा होता है, वर्टिकल पाइप, ठीक है, जिसके टिप पे क्या लगा होता है, एक नोज़ल लगा होता है। उस नोज़ल से क्या होता है, चारों तरफ होल होते हैं। जो नोज़ल क्या करता है, ऐसे राउंड राउंड घूमता है और फिर क्या होता है, इसमें से जो पानी है वो चारों तरफ क्या होता है, गार्डन में चला जाता है और एक तरह से स्प्रिंकल मेथड के थ्रू क्या हो जाता है, ये इरिगेशन पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंकल मेथड में क्या है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूज़फुल इन अनइवन लैंड। जहाँ पे अनइवन लैंड होगा वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। एंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा नहीं होगा वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है, इसमें एक परपेंडिकुलर पाइप होता है जिसमें एक रोटेटिंग नोज़ल होता है ऑन द टॉप ऑफ द पाइप। ठीक है, और ये जो होता है, इसमें जो पानी होता है वो एट रेगुलर इंटरवल में क्या होता है, बाहर निकलता रहता है चारों तरफ। एट रेगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चारों तरफ फील्ड में जाता रहता है। व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप under the pressure with the help of a pump, it escape from the rotating nozzle and it get sprinkle on the crop as it is raining। जैसे बारिश हो रही हो उस तरीके से पूरे क्रॉप में ये जो पानी है वो पूरा क्या करता है, स्प्रिंकल कर देता है। स्प्रिंकल मेथड के बाद हम जाते हैं ड्रिप सिस्टम में। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, मतलब रूट के पास। यहाँ पे आपको ड्रिप सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पे ये जो आपको पाइप दिख रही है, ये जो है यहाँ पे फिर पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड हो जाता है एंड ये जो इसमें से वाटर है ये ड्रॉप वाइज क्या होगा, हर प्लांट की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी ड्रिप के फॉर्म में थोड़े थोड़े ड्रॉप्स के फॉर्म में ये रूट तक प्लांट के जाता है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड। जो भी हमने प्लांट को उगा लिया है, कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप के साथ उग जाते हैं थ्रू द विंड या वाटर। क्या होता है, कुछ सीड या स्पोर्ट्स आके हमारे फील्ड में क्या होते हैं, गिर जाते हैं और फिर कुछ अनवांटेड प्लांट जिसे हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं, वो क्या होते हैं अलॉन्ग विद द क्रॉप वो उग जाते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ना है कि इन अ फील्ड मैनी अदर अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली, अपने आप वो ग्रो कर जाते हैं अलॉन्ग विद अवर मेन क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। अब ये जो वीड होते हैं हमारे मेन क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और जो मेन क्रॉप होता है उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है। तो रिमूवल ऑफ क्रॉप जो होता है या वीड होता है, अनवांटेड वीड, उसे निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड compete with the crop, ये क्या करता है, हमारे मेन क्रॉप के साथ compete करना शुरू कर देता है फॉर सनलाइट, न्यूट्रिएंट, स्पेस। ठीक है, जो भी मेन चीज़ें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए उसके लिए compete करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मेन क्रॉप को क्या होता है, सनलाइट, स्पेस और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं। एंड सम वीड्स जो होते हैं, कुछ वीड्स जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं जो हमारे मेन क्रॉप को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। तो इसलिए वीड्स को उखाड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जो फार्मर होता है वो वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं जो वीड को किल करता है। और क्या एक तरीका होता है, टिलिंग एंड प्लफिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वीड्स को पहले ही किल कर सकते हैं और उसको उखाड़ फेंक सकते हैं। या कुछ दवाइयाँ आती हैं, फिज़िकल रिमूवल भी हो सकता है। अगर हमें जहाँ जहाँ वीड दिख रहा है हम उसको बाय हैंड पिकिंग से भी उसको अपरूट कर सकते हैं और निकाल के फेंक सकते हैं। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट या टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, खुरपी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क एंड इसमें क्या किया जाता है, जो भी हमने फील्ड में क्रॉप को उगाया है अब हमें क्या करना है, उसकी कटिंग करनी है। सो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, उसको ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज तक हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन क्रॉप होता है उसको कट कर लेते हैं। उसके लिए हम इस सिकल का इस्तेमाल करते हैं। हार्वेस्टिंग
इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन मैनुअली, या तो हम इंसान उसको काट सकते हैं बाय द सिकल, एंड या फिर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, हार्वेस्टर। ठीक है, तो इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क। अब हमने हार्वेस्ट कर लिया है, तो अब हमें उसे क्या करना है, जो मेन शाफ होता है यानी जिसे हम भूसा कहते हैं, उस भूसे से हमको अलग करना होता है। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, तो काटने के बाद यानी हार्वेस्टिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, थ्रेशिंग होता है। और इसके लिए हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उस मशीन का नाम होता है कंबाइन। कंबाइन का नाम इसलिए रखा गया इस मशीन का नाम क्योंकि ये दोनों काम एक साथ करता है। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई का भी काम कर देता है और साथ साथ थ्रेशिंग का भी काम कर देता है, यानी कि मेन क्रॉप को शाफ से क्या करता है, वो अलग कर देता है। ठीक है, आफ्टर थ्रेशिंग जो फार्मर होता है विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शाफ विद द हेल्प ऑफ विनोइंग। ठीक है, ये आपको विनोइंग मशीन यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, मेन ग्रेन को शाफ से अलग कर देता है। इस बॉक्स में आपको कुछ हार्वेस्टेड फेस्टिवल के बारे में भी बताया गया है कि जब हार्वेस्टिंग होती है तो कौन कौन से मेन क्या आते हैं, फेस्टिवल आते हैं। इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आपको याद रखना है, जैसे अप्रैल के टाइम में क्या आता है, बैसाखी आता है। ठीक है, होली भी जो है वो कटाई के टाइम पे आता है। दिवाली भी क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद का वो है क्या, फेस्टिवल है। पोंगल जो है ये भी हार्वेस्टिंग के बाद का फेस्टिवल है। इन सभी फेस्टिवल्स में जो नए सीड्स या क्रॉप्स होते हैं इसकी पूजा की जाती है या पूजा में उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टोरेज की। अब हमने जो भी प्लांट है या क्रॉप्स है उसको उगाने के बाद हम उसे अच्छी तरह से उसे क्या करना है, स्टोर करना है, सो दैट वो कहीं ख़राब ना हो। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। अगर मुझे उसे लंबे समय तक रखना है, क्योंकि एक ही समय में तो उसको खा नहीं सकते हैं, तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सब से उसको बचाना पड़ता है। तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हम ग्रेन को हार्वेस्ट करके लाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो ये फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। अगर हम उसको बिना सुखाए ही उसको कहीं स्टोर कर देंगे तो इट मे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू अटैक ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस वगैरह। अगर उसमें लग जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा, या फिर वो सीड खुद ही वहीं पे क्या जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। तो हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड। उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रॉपरली ड्राई करना चाहिए इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर एंड दिस प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट एंड पेस्ट। और जब वो एक बार मॉइस्चर उसमें से हट जाएगा तो उससे क्या होगा, इंसेक्ट और पेस्ट या बैक्टीरिया, फंगी हो जाएंगे, वो उसमें अटैक नहीं कर पाएंगे। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, दिस इज़ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है पूरे इंडिया का जो फूड प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। और ये जो है ये दिल्ली में है। कहाँ, तो फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े ग्रेनरी होते हैं या फिर सीलोज होते हैं जिसमें वो अपने अनाज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग। इनके पास इस तरीके का क्या होता है, एक जूट बैग होता है जिसमें ये क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, ग्रेन को स्टोर करते हैं। या कोई इनके पास मेटलिक बिन होगा, डब्बा होगा इनके पास मेटल का, ठीक है, या फिर एक बड़ा सा यूटेंसिल होगा, बर्तन होगा, कंटेनर होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनरी कहते हैं, जिसे अनाज घर भी कहा जाता है, जिसमें ये क्या करते हैं, पेस्टिसाइड डाल देते हैं और कुछ दवाइयों के साथ उसको क्या किया जाता है, अनाज को स्टोर किया जाता है, सो दैट रैट या इंसेक्ट उसको हार्म ना कर सके। बचाने के लिए कुछ ड्राइड नीम का भी इस्तेमाल किया जाता है, ड्राइड नीम लीफ का इस्तेमाल किया जाता है। एंड जब हम उसको घर पे स्टोर करते हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन है तो उसको, जैसे हमें गोदाम में क्या करना है, उसको स्टोर करना है, तो हम कुछ स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट उसके अंदर जो पेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे वो प्रोटेक्ट हो सके, उसमें वो ना लगे।
एक लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का आता है, दैट इज़ अ फूड फ्रॉम द एनिमल। हमें एनिमल से क्या क्या फूड मिलता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक द प्लांट्स एनिमल ऑल्सो हैव capability to provide us the food in many ways. So many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet, and in the previous classes you have learned about the food that we obtain from the plant as well as the animals. So we have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing. तो इसी तरीके से एनिमल्स की भी अगर हमें क्या कहा जाए, जब हम एनिमल को पालते हैं, एक तरह से एनिमल की खेती करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो एनिमल को सबसे पहले क्या किया जाता है, रियर किया जाता है, यानी पाला जाता है एट होम इन अ वेरी लार्ज एरिया, जिसे हम फार्म बोलते हैं, ठीक है। एंड दे हैव टू प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड, उन्हें अच्छा सा फूड देना होता है, प्रॉपर केयरिंग की जाती है, प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए उनका, ठीक है। उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, खाने का और उनके बीमारी का, इन सब का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि प्लांट्स के लिए क्रॉपिंग में हम इतने सारे क्या करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री में भी बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो ये आपका एक डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो आपको करना है, व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। तो इस तरीके से आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है।